हमने पढ़ना है इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, इनबॉर्न और एक्वायर्ड। ठीक है, इनबॉर्न का मतलब बच्चे जो शुरू से ही बच्चे में जो इम्यूनिटी आती है उसको हम नाम देते हैं इनबॉर्न। जो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब कोई चीज गेन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारा जैसे जर्म्स के साथ कांटेक्ट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर उनके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो मेमोरी सेल्स हमारे ब्लड में स्टोर रहते हैं, तो जब भी फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ तो हम उस तरीकों की, जैसे हमें जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होता है उस हवाले से हम मामलात को, प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ये सिस्टम है। वही इम्यून सिस्टम भी इसी तरीके से क्या करता है कि जो जो भी जिन जिन जर्म्स से उसका एक्सपीरियंस होता है उसके अगेंस्ट वो रेडी हो जाता है। तो अब क्या होता है बच्चे के इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हार्मफुल एजेंट्स। आपको सर पता जी है कि आपकी बच्चे हमारा आवाज इम्यून सिस्टम क्लियर यही नहीं आ काम है रही है कि सर। हार्मफुल जो एजेंट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट। क्या आवाज क्या हुआ बच्चे? आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है सर आपकी। बुशरा आपको क्लियरली आ रही है? बुशरा, जैनब, हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। क्लियरली आ रही है? जी, अच्छा, अभी थोड़ा पहले वैसे नहीं आ रही थी, वो रुक रुक के आ रही थी, अब अब आ सही आ रही रही है? है। अब आ रही है सर। अब आ रही है सर। चलो ठीक, चले शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम बात करें इन बर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इन बर्न या एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, इन बर्न का मतलब बच्चे के पैदाइशी। ठीक है, मतलब जब एक बच्चा पैदाइश होता है फ्रॉम मदर, ठीक है, फ्रॉम मदर, बच्चों क्या है कि वो इम्यूनिटी उसमें आ जाए, या जब आप कह लें कि जो ना जब से वो पैदा होता है, ठीक है, तब से जो उसमें जो इम्यूनिटी पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी की अगर मैं सिंपल सिंपल आपको एक एग्जांपल दे दूं बच्चे, जब हम पैदा होते हैं तो पैदाइशी में हमारा जो स्किन होता है वो हमारी एक इनबॉर्न इम्यूनिटी के तौर पर काम करती है, जो जर्म से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इस तरह के मतलब जितने भी इम्यूनिटी है या इस चीज को हम नाम देते हैं इनबॉर्न। और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वो होता है कि बच्चे जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हमारा कंटेक्ट किसी जर्म से होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज या मेमोरी सेल्स बनते हैं। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। The immune system protect the body from the microorganism and harmful agents. There are two basic types of immunity. Inborn immunity मतलब innate जो पैदाइशी हो, दूसरा acquired जिसे हम adaptive कहते हैं, जो with respect to time बच्चे क्या होता है adopt हम करते हैं। Innate immunity बच्चों ये नॉन स्पेसिफिक होता है, प्रोवाइड द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद प्रेजेंट इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद होता है। अब बच्चे जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है दैट इज ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और हाईली स्पेसिफिक होता है एंड स्लोअर टू डेवलप, मतलब इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, स्लोली स्लोली। अब बात कर लें फ्लू की, हम बात करते हैं फ्लू की। आपको पता है फ्लू जो स्पेसिफिक जो खुद से ठीक होता है वो एक हफ्ते 6 डेज के बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे जो हमारी इम्यूनिटी है उस इन्फ्लुएंजा वायरस को रिस्पॉन्स करना जनरेट करती है। तो सेम चीज है कि ये इम्यूनिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता गेन होता है, लेकिन जब गेन होता है तो ये फिर किसके लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। किसके लिए चलता है? लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अब उसके बाद हैज टू कंपोनेंट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब वही बच्चों जिसमें जो टी सेल्स हैं वो इन्वॉल्व थे, और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें हमारे जो बच्चे बी सेल्स थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। इस चीज को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आगे बच्चों ये इनेट इम्यूनिटी की एग्जांपल है, ये एपिथेलियल बैरियर हो गया, ये डेंड्राइटिक सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये नेचुरल एंटीबॉडीज या फिर कंप्लीमेंट, ये नेचुरल किलर सेल्स बच्चों ये इसमें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप बात कर लें, ठीक है, एडाप्टिव इम्यूनिटी की। उसमें बच्चे साइटोकाइंस हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, और ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं बच्चे। ये क्या होती हैं कि हमारे एडाप्टिव इम्यूनिटी में आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चलें आगे, बताना भी है बच्चों, ये जो नेचुरल यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा हुआ है, अब नेचुरल वो एंटीबॉडी जो मदर से आती है, मदर से मतलब बेबीज में आती हैं। तो ऐसे एंटीबॉडीज को यहाँ पे इनेट में शामिल किया गया जो बच्चे की तरफ से नहीं है, मदर की तरफ से आई है। अच्छा, अब बच्चे इनको जो है ना डेवलप होने में मतलब कम टाइम लगता है, 12 आवर के अंदर अंदर मतलब जर्म्स हैं जो भी हैं जो हमारे बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाते उनको बाहर फेंक दिया जाता है, साइड पे हो जाते हैं। बट जो ये वाली इम्यूनिटी है इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, ऐसा ऐसा से 1 डे 2 डेज 3 डेज एक्सेट्रा। जैसे मैं इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहा था जो जुकाम काज करता है, अब वही बच्चे देखें कि उसको 6 दिन लगते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी को रिकवर होने में, उसको रिस्पॉन्स करने में 6 दिन तक ऐसा समझ लें जुकाम रहता है यूजुअली। उससे भी ज्यादा रह सकता है बट 6 दिन तक, और हम जो है मेडिसिन लेके उसको बंद कर देते हैं, और उससे बच्चे जो पस ये जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे गले में, हमारे जो
थॉट है वहाँ पे रुक जाता है, जिसकी बेस पे हमें फिर आवाज़ की प्रॉब्लम वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी गला बैठ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों हिस्टोरिकल इंसाइट, ठीक है। अब इसमें जो ना लेडी मैरी मोंटेगो की बात हो रही है, ठीक है। उसने टर्किश टर्किश वुमेन को देखा कि उसने क्या किया कि भाई एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स था, एक बच्चे को क्या था, स्मॉल पॉक्स। अब उसने क्या किया, वो जो कॉ पॉक्स है, मतलब कॉ से जो कॉ पॉक्स है उससे जो ना वो उसका मटेरियल यूज किया, ठीक है, जो कॉज वगैरह में होता है। अब उसको उठा के जो ना स्मॉल पॉक्स का जो पेशेंट था बच्चे, उस पेशेंट में उसने क्या कर दिया, इसको उस समझ लें वो जो पस है उसको इंजेक्ट कर दिया। अब वो जो कॉपाक्स के बच्चों जो पस थे या जो पस मटेरियल था वो एक एंटीजन मतलब वीक एंटीजन बन गया। अब उस समझ लें कि उस कॉपाक्स पॉक्स पेशेंट के लिए, ठीक है। तो मतलब ये कि एक किस्म की वैक्सीनेशन आप समझ लें, ठीक है, कि जिसकी बेस पे क्या होता है कि हमारी बॉडी है, हमारा जो सेल्स है वो उनके अगेंस्ट फाइट करता है और एंटीबॉडीज तैयार करता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि इन 1717 द लेडी ऑफ मैरी मोंटेगो ऑब्जॉर्व टर्किश वुमेन परफॉर्मिंग स्मॉल पॉक्स इनकुलेशन, ठीक है, मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए वो जो जम्स वगैरह पस सेल्स था बच्चे वो डाल रही थी, ठीक है। एडवर्ड जीनर ने बच्चे 1796 में क्या किया, जी जी बोले बोले बोले। सर इसको नोबेल प्राइज कब मिला था सर? नोबेल प्राइज का डेट देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चे कि डेवलप द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यूजिंग कॉपॉक्स मटेरियल, ठीक है। वो जो कॉपॉक्स था बच्चों उसका जो पस था उसको उसने किस में इंजेक्ट किया, स्मॉल पॉक्स वाले पेशेंट में इंजेक्ट किया। अब ये जो इनकुलेशन है, मतलब इस चीज़ को ऐड करना वैक्सीनेशन, मतलब एक पेशेंट एक मटेरियल को मतलब उठा के दूसरे की बॉडी में डाल रहा है, इस चीज़ को उन्होंने नाम दिया कि इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन का, ठीक है। अच्छा, वन नोबेल प्राइज डिड नॉट, ठीक है। तो जो ना एडवर्ड जीनर डिड नॉट वॉन नोबेल प्राइज बिकॉज ही डाइड इन 1823। हाँ सिंपल बात है यार, इसका तो देखो नोबेल प्राइज तो 901 में स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। और ये तो यस सर। 1976 की बात हो रही है, 1796 की बात हो रही है। तो ये 1823 में मर गया, तब तक तो नोबेल प्राइज इजाद नहीं हुआ था, तो कैसे मिलेगा इसको? मतलब सर इसको कोई भी जवाब नहीं दिया था क्या? ये ऐसे ही गया, ठीक है। बट इसने फंडिंग कमाई है, वो कहा जा रहा है कि जो ना ये 30,000 यूरो है मेरे ख्याल से, 30,000 यूरो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसको दिया गया था, 30,000, ठीक है। यूरो कुछ 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 ऐसे साइन है, 30,000 यूरो गवर्नमेंट की तरफ से इसको ग्रांट मिली थी, ठीक है, इसने इस डिस्कवरी की बेस पे। उस वक्त बच्चे ये स्मॉल पॉक्स बहुत आउटब्रेक हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था, फैली जा रहा था, इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो उसने वही लेडी मोंटेगो, उसने जो ना पहली दफा उसको ऑब्जर्व किया कि भाई एक टर्किश वुमेन है, वो कॉज से जो उसके पास है उसको निकाल के वो बच्चे में डाल इंजेक्ट करवा रही थी। और फिर वही चीज एडवर्ड जीनर ने बाद में जो ना 1796 में उस चीज को परफॉर्म किया कि उसी कॉपॉक्स मटेरियल को उठाया, उसने जो स्मॉल पॉक्स का पेशेंट था उसमें ऐड किया, ठीक है। या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उसने टेस्टर के तौर पर जो कॉपॉक्स है उसको जो ना उसने एंटीजन को उसने ऐड किया था किसमें, नॉर्मल बच्चे में, जिसकी बेस पे थोड़ी देर बाद उसको जो ना वो मतलब वक्ती तौर पर तो वो डिजीज काज हो गया लेकिन वो रिकवर हो गया, ठीक है। तो सर यही चीज उसने मतलब 2024-23 के पेपर में दिया था सर, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर इसने किया था ना सर? तो फर्स्ट वैक्सीन इसी ने डिस्कवर किया था, ठीक है, फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और ये मेरे ख्याल से 1800 की बात है, तो ठीक है, इसी ने किया। अच्छा, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस इन हिस्ट्री, कि भाई अब हिस्ट्री में इम्यूनाइजेशन, कि भाई इम्यूनिटी को ब्रिंग करवाया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू, अब ये इसने करवाया था। अब आगे है बच्चे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चे एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। अब एक्टिव भी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है, और सेम पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी थ्रू द आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, कि भाई इस चीज को हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। कि जब हम क्या करते हैं कि हम इम्यूनिटी गेन करते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, जब हम मतलब बाहर से एंटीजेंस वगैरह ये सारी चीजें इंड्यूस करवा रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन। मतलब भाई आप कोई फॉरेन पार्टिकल है आपकी बॉडी में, आपने उसे इंजेक्ट करवाया, डेड था या चाहे जैसे भी था, तो उससे जो इम्यूनिटी हमें मिली उसको हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन का।
अच्छा, अब सर नेचुरल ये इम्यूनिटी, जो जी जी बोलो बोलो। सर ये पैसिव इम्यूनिटी है ना सर, इसमें कौन सा? सर हमारी बॉडी पैसिव इम्यूनिटी में सर हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाती है ना सर, हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। थोड़ा सब्र करो, मैं बताता हूँ आगे, सब्र करो, आगे ही सारी पूरी स्लाइड दी हुई है, वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, आगे है बच्चे जो हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के बच्चे दो कैटेगरीज हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, एक था बच्चे नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल है बच्चे, अब इसमें ये होता है कि भाई कोई पैथोजन है वो हमारी बॉडी पे है, हमने पैथोजन को नहीं लाया, हमने कोई उस पैथोजन के डेड जर्म्स को इंजेक्ट नहीं किया, बल्कि खुद से पैथोजन आया, ठीक है। पैथोजन जाहिर सी बात है कि भाई हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हमें बीमारी लग जाती है, नमोनिया किसी को हो जाता है, तो अब जाहिर सी बात है कि पैथोजन बाहर से आया। तो अब इस केस में क्या है कि बच्चे, कि जब कोई पैथोजन ने के जरिए इन्फेक्शन हुई है और फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और वही जो एंटीबॉडीज हैं या फिर वही जो हमारे बी मेमोरी सेल्स हैं, ठीक है, या जो आप कह सकते हैं कि वो हमारे बॉडी में एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे अरसे तक रहते हैं, और बाद में फ्यूचर में कोई भी ऐसा जर्म पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब देखें मिजल्स की बात कर लें बच्चों, मिजल्स हर बच्चे को जिंदगी में एक दफा होता है, बार बार नहीं होता। वजह क्या? क्योंकि उसकी जो हमारी इम्यूनिटी है, वो हमारी बॉडी में जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबॉडीज बनते हैं, बी मेमोरी सेल्स बनते हैं, जो फ्यूचर में अगर वो दोबारा आके अटैक करता है तो उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। ऐसा समझ लें कि मीजल्स एंड इन्फेक्शन अक्सर जो ना वो मेरे ख्याल से कन पेड़े, रिंग वर्म्स एक्सेट्रा बच्चे को, हर बच्चे को जिंदगी में एक दफा होते हैं, दोबारा नहीं होते। तो उसके पीछे वजह यही है कि भाई उन मेमोरी बी सेल्स डेवलप हो जाते हैं, जो हमें एक लॉन्ग टर्म बच्चे की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में बच्चे वैक्सीनेशन करवाई जाती है कि भाई आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन को ऐड कर दिया। अब वही एंटीजेंस हैं, क्योंकि वैक्सीन भी आप कह सकते हैं, एंटीजन भी उसको कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करवाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉगर हो, तो हम बूस्टर डोज भी अप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने बात की थी कोविड-19 की, डोज 1 डोज 2, फिर उसके बाद प्राइमरी डोज, सेकेंडरी डोज, फिर हमने बूस्टर डोज भी अप्लाई किया था। वजह क्या था कि ज्यादा स्ट्रांगली जो ना हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अब ये भी बच्चे क्या है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज और बी सेल्स हमारे ब्लड में रहते हैं। अब मेनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर यूज्ड टुडे, पोलियो के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट जो है ना वो वैक्सीन यूज किए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, अक्सर जितने भी इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना तो वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है, उसमें वही एंटीजेंस इंड्यूस करवाते हैं। अच्छा, अब नेचुरल में बच्चे वही कि बच्चे कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो नेचुरल में आ जाएगा। आर्टिफिशियल है तो वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, इंजेक्शन जो इंजेक्शन लगवाते हैं वो यही सीन है, ठीक है। उसके बाद अगला है बच्चे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में दो कैटेगरीज है, मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो एंटीजेंस हैं वो हमारी बॉडी में मतलब नहीं इंजेक्ट किए जाते, ना हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, बट बाहर से क्या किया जाता है, इम्यून सेल्स को लाया जाता है, जो पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। कि अ पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज रेदर देन प्रोड्यूसिंग देम, कि बाहर से बच्चे हमारे इम्यून सेल्स आप कह लें एंटीबॉडीज को लाया जाता है। अब ये भी नेचुरल हो सकती है और पैसिव हो सकती है, जिसमें मैटरनल एंटीबॉडीज हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। अच्छा, अब पैसिव इम्यूनिटी बचे। अब यहाँ पे बताओ आपका क्वेश्चन क्या था? यही कह रहे थे कि बाहर से चीजें लाई जाती हैं। हाँ बच्चे, हेलो, बैठे हो कि नहीं बैठे? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ हेलो, रही है। वो शेर मोहम्मद किधर गायब हो गया? सर क्लास में कोई भी नहीं है। सिर्फ तुम बैठी हो? जी फिर से। अम्मा, चलो पढ़ो। सर जल्दी करना, मैंने जाना है बाहर। अब मैंने लेट करना है। नहीं ना सर, प्लीज, मेरी बहन इंतजार कर रही है। चले सही है। अच्छा, आगे है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चे कि जो एंटीबॉडीज हैं वो किसी पेशेंट बाहर, मतलब किसी बाहर से, बाहर वाले बंदे से क्या करवाई जाती हैं, इंजेक्ट करवाई जाती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज को, ना कि एंटीजेंस, एंटीबॉडीज को करवाई जाती है। ये नहीं सोचना कि भाई एंटीजेंस को इंड्यूस करवाए, नहीं, एंटीबॉडीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल, कि भाई वो जो एंटीबॉडीज हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल की जाती हैं। गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, फॉरेन प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स करते हैं, बट ये एंटीबॉडीज आपको पता है ब्लड में कुछ टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पहली बात तो ये कि भाई पेशेंट ने खुद एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस किए नहीं थे, वो बाहर से आए थे, थोड़ी देर सर्वाइव करते हैं, जब तक वो सर्वाइव करते हैं रिस्पॉन्स शो करते हैं, लेकिन जैसे ही डाई हो जाते हैं तो उसके बाद इम्यूनिटी वो खत्म होगी। तो इस वजह से इमीडिएट प्रोटेक्शन तो है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। लॉस्ट व्हेन फॉरेन एंटीबॉडीज आर ब्रोकन, के भी जैसे ही बाहर फॉरेन एंटीबॉडीज को ब्रोक कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो उसके बाद ये भी डीजनरेट हो जाते हैं। अब इसको हम नाम देते हैं बच्चे पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडीज को बाहर से लाया गया।
अब इसकी आप दो चीज़ों में मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, इसमें आप बात कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं बच्चे, आप जैसे इसमें ले आए उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की आप बात कर लें, इसकी बात कर लें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी। हाँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब उसके बाद साथ में मैटरनल एंटीबॉडीज़, ये 2 इसकी कैटेगरीज़ इसमें आ जाती हैं। और इवन ये कोलेस्ट्रॉल की बात भी कर लें, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब नेचुरल उसमें। अब नेचुरल बच्चे पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फ्रॉम मदर टू हर बेबी, मदर से बेबी में मुंतकिल होती हैं, या तो प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, या ब्रेस्ट मिल्क। प्लेसेंटा आपको पता है बच्चों, वो मेम्ब्रेन है जिसके ज़रिए मदर और जो डाटर है, डाटर है या सन है, उसके दरमियान में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या एयर है या सारी चीज़ें वो एक्सचेंज होती रहती हैं, तो उसी दौरान एंटीबॉडीज़ भी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जो कि बेबीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्लेसेंटा में, ये जो फीटस में बचे, ये जो एंटीबॉडीज़ आई हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो फ्रॉम अनदर पर्सन इंड्यूस हुए हैं। इस वजह से बच्चे नेचुरली है, क्योंकि वो मदर से आए हैं, उन्हें इंड्यूस नहीं करवाया गया। अब इसी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क की बात कर लें, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, मतलब जब बेबी बॉर्न होता है तो उस दौरान जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं। अब वही उसमें जो ना नेचुरल एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, जो जब बेबी सक करता है तो उससे जो ना उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। अब ये क्या होता है बच्चे कि ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अंटिल द इन्फेंट्स ओन इम्यून सिस्टम मैच्योर्स, कि जब तक उस बेबी का अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता तब तक ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसको टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब उसके बाद आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बच्चे क्या होता है कि ये जो ना ये भी शॉर्ट टर्म ही है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन एन अदर इंडिविजुअल आर एक्सट्रैक्टेड एंड इंजेक्टेड टू द पर्सन, ठीक है। अब गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड आर यूज फॉर एक्सपोजर टू टेटनस, डिप्थीरिया या रेबीज या स्नेक वॉर्म, मतलब वो कुत्ता काट गया भाई इंजेक्शन लगवाओ, टेटनस के इंजेक्शन लगवाओ, एक्सीडेंट हो गया टेटनस के लगवा लो, एटसेट्रा। तो अब ये जितने भी बचे इंजेक्शन होते हैं उनमें एंटीबॉडीज होती हैं, और वही जो ना वो फौरन जो विनोम है, जो भी एक्सपोजर है उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, फौरन हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पहले बच्चों वो हॉर्स वगैरह कहीं से भी जो एंटीबॉडीज उठा के डाल दिए जाते थे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करवाए जाते थे, बट आजकल जो ना ह्यूमन डिराइव्ड एंटीबॉडीज आर यूज्ड नाउ, ठीक है, कि बच्चे वही जो ह्यूमन डिराइव्ड, अब इसमें मेन चीज ये भी है कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब अर्ली एंटीबॉडी बेस्ड थेरापीज वर कॉल्ड एंटीविनोम्स। अब मतलब पहली दफा जब शुरू में जो लोग ये यूज करते थे, अब जैसे एंटीविनोम्स जहर के अगेंस्ट, अब जैसे वो सांप का जहर फैल ना जाए उसके लिए इंजेक्शन, या फिर रेबीज, पागल कुत्ता काट गया, अब उसके जो ना रेबीज, जो कौन सा वायरस होता है इसमें, रेबीज ही होता है, तो अब उसके फैलने से मेरे ख्याल से जो ना प्रोटेक्शन के लिए, तो इसी तरीके से जो मतलब जितनी टेटनी मेरे ख्याल से कौन सा ये वायरस होता है टेटनस में, तो ये सारे जितने भी वायरस है अब इनकी प्रिवेंशन के लिए, इनका जो मतलब इफेक्ट है वो आगे फैले ना, उस चीज के लिए जो ना इनको यूज किया जाता था इन एंटीबॉडीज को, इसी बेस पे इसको नाम दिया जाता था एंटीविनोम, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस डैमेज और ओवर एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या उसको अपने नॉर्मल फंक्शनिंग से डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे डिजीज को, ऐसे डिसऑर्डर्स को हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। अब इसमें बच्चों ऑटो एलर्जीज है, ऑटो इम्यून मतलब एलर्जीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस बच्चे आ जाती हैं। अब एलर्जीज क्या है बच्चे, एलर्जीज उस वक्त होता है कि जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हार्मलेस सब्सटेंसेस को, एलर्जेंस वगैरह को रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, नर्व स्टिमुलेशन हो जाती है, कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको स्टिमुलेट करता है और वो जाके सेल्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, ठीक है, जिसकी बेस पे एलर्जी होती है, ठीक है। वो तो ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, मतलब ब्रेक करना, बट जाके हिस्टामिन रिलीज करना, केमिकल रिलीज करना, जिसकी बेस पे जो ना ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, तो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि काज बाय डिफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस, कि भाई हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो ना डिफेक्ट हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी बेस पे हमारा इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंसेस को रिस्पॉन्स शो करता है, जैसे हम नाम देते हैं एलर्जेंस का। अब वो एलर्जेंट कौन सी हो सकती है बच्चों, पोलन हो सकती है, डस्ट हो सकती है, मोल्ड, या फिर इसी तरीके से फूड पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं। अब फूड पार्टिकल्स में अगर अपनी बात करूं बच्चों, मुझे एग से एलर्जी है, ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी मुझे राइस से भी एलर्जी हो जाती है, ये दो मेन चीजें। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या होता है कि भाई द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एक्सेसिव एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अब यही एंटीबॉडीज फिर क्या करती हैं, फर्दर जो है हिस्टामिन की बच्चे रिलीज में इन्वॉल्व होते हैं। जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसकी बेस पे स्वेलिंग, रेडनेस और म्यूकस सेक्रीशन, या फिर जो ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है बच्चे,
और इसी तरीके से फिर हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन जो केमिकल्स यूज करते हैं, मैं तो अक्सर जो ना इसमें यूज करता हूँ, कौन सा, क्या नाम है उसका, एक तो बच्चे जिक्सर यूज होता है, एक होता है जिक्सर टैबलेट यूज होता है, और दूसरा सॉफ्टिन। ठीक है, सॉफ्टिन थोड़ा लाइट है, मैं इसको ज्यादा यूज करता हूँ, पहले मैं यूज करता था जिक्सर। जिक्सर थोड़ा हैवी होता है, और सॉफ्टन थोड़ा जो ना ये आप क्या लें कि माइल्ड जो स्लीप है वो भी इंड्यूस करवाता है। ठीक है, माइल्ड स्लीप मतलब थोड़ा लेजी टाइप, नींद इंड्यूस करवाना एक्सेट्रा। अच्छा, तो अब ये बच्चे ये जो टैबलेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, हिस्टामीन है उसको बुला करते हैं, हिस्टामीन को बुला करते हैं, तो वो फिर जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग या रेडनेस है बच्चों, वो क्या होगी, नहीं होगी। अब इसके बाद वैक्सीनेशन में हेल्प टू ट्रीट क्रॉनिक एलर्जीज और एस्थमा वगैरह के लिए वो कह रहे हैं कि किसका यूज किया जा सकता है, वैक्सीनेशन का। अच्छा, आगे है बच्चों ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडीज ओन सेल्स बाय मिस्टेक, कि भाई हमारा इम्यून सेल अपने ही बॉडी के सेल्स को मिस्टेकनली अटैक करना शुरू कर देता है। अब एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस, हमारे बॉडी के ही ब्लड सेल्स के एंटीजेंस की बात कर लें, कि जैसे आप देखो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजेंस मौजूद होती हैं कि नहीं होती, बोलो ना। होती है सर। होती है। अब क्या होता है कि ये ए एंटीजन हो सकता है या बी एंटीजन हो सकता है एक्सेट्रा। अब इन एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, जिसकी बेस पे हम ऑटो इम्यून एनीमिया का नाम देते हैं इसको, कि भाई एंटीबॉडीज है वो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर जो मौजूद एंटीजेंस हैं उनको डिटेक्ट करके उनकी वजह से वो क्लम्पिंग स्टार्ट कर देते हैं, एग्लूटिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चों, कितना कि भाई 80 प्लस ऑटो इम्यून डिजीज हैं, जिनकी एग्जांपल में अभी हमने बात की इस रेड ब्लड सेल की, कि उसके ऊपर एंटीजन ए, एंटीजन बी एक्सेट्रा मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि भाई हमारे एंटीबॉडीज उनको एज अ फॉरेन सब्सटेंस कंसीडर करवा के, मतलब हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उसको फॉरेन सब्सटेंस क्लियर करवा के भाई उनके अगेंस्ट जो अटैक शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे आगे बताओ किस में हो रहा है, किस में होता है, ये वाला जो डैश है बच्चों इसको आपने नहीं बोलना, नहीं बोलना, ठीक है। ओके, समझ गए हो कि नहीं समझे, पहले ये बताओ, बस छोड़े, पता नहीं किधर गायब होते हैं ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा खासा मैंने बात की है, मैं सोचा था बोर ना हो जाए, इस वजह से मैंने कोई दूसरी बात इंट्रोड्यूस करवाई है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एनीमिया में होता है। आ रही है सर। कोई जैसे हमारे डैश में होता है, अब वो ऐसा ही होता है कि भाई इसमें मतलब क्या समझो, जरा इस स्टोरी को समझो कि भाई आपको पता है हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, हमारे लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है, पर हमारे जो कुछ सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो उन्हीं को ही गलत कंसीडर करके उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे हमारे किस में होता है, समझ लो जो एनीमिया बेचारे में। जैसे ये बेगुनाह सेल्स हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, अपने सेल्स हैं, इनको ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। सेम हमारे बस छोड़े, रहने दें, आप लोग नहीं पहुंच पा रहे। सेम हमारे मुल्क में हो रहा है ना, कि भाई जो बेगुनाह है उसको उठा के जेल में बंद कर दिया। बिल्कुल सर। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है कि भाई जो हमारे अपने सेल्स हैं, जो सेल्फ एंटीजेंस हैं, उनको ही उठा के मार दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जस्ट जो ना डिस्रप्शन की वजह से। जेविनाइल बच्चों डायबिटीज टाइप 1 है, इसमें क्या होता है कि भाई वो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि उन पे हमारे इम्यून सिस्टम अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इम्यून प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं, जरा जल्दी से बताओ मुझे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन से हैं, जल्दी बताओ। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन से हैं? इतने में तो मैं कसम से वो 6 रोड से होके आ जाऊं। बी सेल, बीटा सेल एंड अल्फा सेल। बी बीटा सेल्स हैं, जबरदस्त। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चे क्या है, विटिलिगो है, ठीक है, डिस्ट्रॉय स्किन पिगमेंट एंड काजेस व्हाइट पैचेस, के भाई हमारे स्किन के ऊपर व्हाइट पैचेस बन जाती हैं, इसको विटिलिगो का नाम देते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि भाई वो जो ऑटो इम्यून हमारे सेल्स हैं, हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ये बता, स्किन पिगमेंट कौन सा होता है? स्किन पिगमेंट कौन से हो सकते हैं? बोले बोले बोले, बिलोरुबिन। स्किन पिगमेंट कौन सा? बिलोरुबिन सर। ब्लू रिबन, वो यहाँ से कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया ब्लू रिबन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, और मेन तो मेलाटोनिन है। ठीक है, अच्छा, तो उसके जो ना ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है उन सेल्स की। ठीक है, अच्छा, हाँ, आगे चलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। अच्छा, आगे है कि इनका बच्चे कोई परमानेंट क्योर नहीं है,
एग्जिस्ट, तो ओनली जो मैनेजमेंट है, मैनेज आप इसे कर सकते हैं ताकि ज्यादा ना फैले। आगे है बच्चों टिश्यू रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज डोनर टिश्यू एज अ फॉरेन, कि भाई वो जो डोनर टिश्यू है उसको एज अ फॉरेन कंसीडर किया जाता है, और जिसकी बेस पे क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सेल्स है उस पर अटैक करते हैं और डोनर ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस चीज को नाम दिया जाता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब इसमें जो मेन जो चीज है ना बच्चे, वो क्या है कि ट्रिगर्ड बाय मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंटीजन डिफरेंसेस, कि हमारे अपने जो सेल्स हैं, हमारे अपने टिश्यूज के वो डिफरेंट, उनके डिफरेंट, तो इन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही ट्रिगर होता है तो वो भी तहस नहस करके रख देता है। अच्छा, फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट वाज डन इन 1954 बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, मतलब दो एक जैसे ट्विंस बच्चे थे, उनके दरमियान में, उन दोनों के दरमियान में क्या किया गया, जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो 1954 में सक्सेसफुल किया गया। सर ये अब ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर जोसेफ ने किया था ना सर? किसने किया था? डॉक्टर यूसुफ ने किया था सर, जोसेफ ने। पहले डॉक्टर जोसेफ, यूसुफ, अच्छा, फर्स्ट परफॉर्म बाय, ठीक है, डॉक्टर जोसेफ ई मुरे, ठीक है, कि इसको बच्चे फर्स्ट टाइम जो है ना परफॉर्म करने वाले कौन है, डॉक्टर जोसेफ, ठीक है, जोसेफ, जोसेफ, ठीक है, एंड ई मुरे, इसका नाम है ई मुरे, ठीक है। और कब इसने बच्चे परफॉर्म किया था? 1950, इसको सर 1999 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। और उसके बाद जो है ना साथ में क्या हुआ कि कौन सा, किधर, बोस्टन में, कौन सी कंट्री में, बोस्टन कंट्री में बच्चे इसने क्या किया था। और वो इसके आगे आइडेंटिकल ट्विंस का भी नाम लिखा लिखा हुआ है, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस का भी लिखा हुआ है कि उनके नाम क्या है, बट हम उनकी बात नहीं करेंगे। बट इनको जो 1990 है बच्चे, उसमें जो ना उनको नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया, किसमें? मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, हाँ, मेडिसिन एंड कौन सा फील्ड है, फिजियोलॉजी। अच्छा बच्चों, इसमें डिफरेंट है, एक मेरे ख्याल से इसमें लिटरेचर है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, फिजिक्स में दिया जाता है, फिजिक्स के अलावा जो ना केमिस्ट्री में दिया जाता है। ये हो गया चार, दो और भी हैं, एक हाँ बिजनेस में भी है, बिजनेस में बाद में इंड्यूस करवाया गया था, और उसके बाद एक और है, ठीक है, चार पाँच छह फील्ड है जिसमें जो नोबेल एस्ट्रोनॉमी प्राइज है में वो सर, दिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी। नहीं, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स में आ जाता है, ठीक है, वो 6 फील्ड है बच्चे, चले मैं देख के बता देता हूँ कि 6 फील्ड में जो ना नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल प्राइज। हाँ, उसके बाद ल्यूरेट है, ल्यूरेट, ठीक है, नोबेल प्राइज गिवन इन विच फील्ड, ठीक है। तो वो इसमें जो ना केमिस्ट्री है, बल्कि हाँ पीस है, सॉरी, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 5। 4 5, हाँ 5 है। यस सर, 5 है। चले मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में आपके ये भी काम आ जाए कि बच्चों फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ये उसके बाद जो ना ये है फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, उसके बाद जो ना ये लिटरेचर, अदब, उसके बाद जो ना बच्चे ये पीस है, पीस, और उसके बाद जो ना इकोनॉमिक साइंसेस। कितनी हो गई हैं ये इकोनॉमिक साइंसेस? 6 हो गई हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से, हाँ, तो ये 1901 में जो नोबेल प्राइज का ये देना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बाकी इतना डिटेल में आपके लिए वो नहीं है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, इसका नाम है। अच्छा, इसका पहले इसने अपने, मतलब इसके पास इतनी वेल्थ थी और उसी के वेल्थ को यूज किया गया था, ठीक है, मतलब उसके पास इतना सारा पैसा था कि भाई उसकी नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता था लोगों को। बाद में फिर गवर्नमेंट भी बीच में शामिल हो गई, अब गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट, अच्छा ये डिफरेंट कंट्रीज में होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से होलम क्या नाम है होलम में होता है, इटली में, होलम इटली में जो ना इसमें वो दिया जाता है उधर। डिफरेंट कंट्रीज में भी, मेरे ख्याल से एक और कंट्री में भी दिया जाता है, ठीक है।
तो स्टॉक होल्म मेरे ख्याल से जो मेरे माइंड में आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तकरीबन 7-8 महीने हो गए इसी टॉपिक को देखे हुए। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों, रोल ऑफ टी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। देखिए इसमें बच्चों हेल्पर टी सेल्स होती हैं, ठीक है, हेल्पर टी एच इस वजह सर से यूज जी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि व्हेन टी सेल्स इनकाउंटर, जी जी बोले बोले बोले। सर जी ये नोबेल प्राइज है सर। सर ये नोबेल प्राइज हाँ अमेरिका में नहीं दिया जाता है सर। क्या हुआ है? ना ये अमेरिका में नोबेल प्राइज है ना सर, ये हाँ अमेरिका में हाँ, नहीं देते हैं सर। नहीं इटली में है, इटली में है मेरे ख्याल से, इटली में। ये स्टॉक होल्म में सबसे पहले दिया गया था, ये इटली में है ये। ये मेन सेंटर सर मेन सेंटर वही बता रहा हूँ ना बच्चे, ये इसी का है, स्टॉक होल्म स्वेडन है, सॉरी अमेरिका है। स्वेडन, स्वेडन में। एक तो इसी में मतलब स्टॉक होल्म में, ठीक है, स्टॉक होल्म, एक तो मतलब इसी स्टॉक होल्म, ठीक है, इटली कह रहा हूँ सॉरी, स्टॉक होल्म ये स्वेडन में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा बच्चे इसमें ये है ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, नॉर्वे। अब ये जो ओस्लो में दिया जाता है बच्चों, वो पीस प्राइस है, कौन सा, नोबेल पीस प्राइस। बाकी सारे इधर दिए जाते हैं स्टॉक होल्म में, होल्म, स्टॉक होल्म। ओके, यस। ओके है। पता नहीं किस टॉपिक में हम घुस गए हैं यार, नोबेल प्राइज में घुस गए हैं। शेर मोहम्मद आज के बाद खामोश होके बैठना है ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, चले कोई मसला नहीं, कर सकते हो क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, हेल्पर टी सेल्स है बच्चों, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स क्या करता है कि इनकाउंटर द ग्राफ्ट, जो अब जाहिर सी बात है बच्चों, जो ग्राफ्टेड आर्गन है उसके ऊपर जो एंटीजेंस मौजूद होती हैं, एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस। अब टी सेल्स क्या करता है, उनको इनकाउंटर करता है, मतलब उनके साथ जब उसका सामना होता है तो जिसकी बेस पे ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे ये टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब हेल्पर टी सेल्स, तो ये लिम्फोकाइन सेक्रेट करती हैं। अब वही लिम्फोकाइंस फिर मैक्रोफेज, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को रिक्रूट कर लेते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं बच्चे, जो उस ट्रांसप्लांटेड टिश्यू है उसको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब देखें, लिम्फोकाइंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हेल्पिंग द इम्यून सेल्स टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग द डिफेंस, कि भाई ड्यूरिंग द डिफेंस क्या करते हैं कि भाई कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों, आगे है रोल ऑफ बी सेल्स इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कि हेल्पर टी सेल्स वो बी सेल्स को भी बच्चों क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, फिर वो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि वही एंटीबॉडीज कंप्लीमेंट मेडिएटेड डैमेज। अब दो चीजों की बात की गई है, एक है कंप्लीमेंट मेडिएटेड डैमेज और दूसरा है फेगोसाइटोसिस। कंप्लीमेंट में तो बच्चे क्या होगा कि वो कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स को भी साथ में यूज करके या ऑन डायरेक्टली जो उनके सेल्स एंटीजेंस है वहां पे जाके अटैच होंगे और वो क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। या फिर दूसरा बच्चों वो मैक्रोफेज होगा जो फेगोसाइटोसिस करवाएगा, ठीक है। मतलब एक क्या होगा कि भी एंटीजेंस एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगे, उस उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एंटीजेंस के, उनके साथ एंटीबॉडीज कंबाइन होंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बच्चे, या आप बात कर लें कि हमारे जो कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, कम्प्लीमेंट्री इम्यून सिस्टम, वो सारा इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे आप इस केस में देखें कि भाई इस एंटीबॉडी ने इस एंटीजन के साथ कंबाइन हुआ, जिसकी बेस पे उसने जो कम्प्लीमेंट्री जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ उनको एक्टिवेट कर दिया, और वो फिर जो ना मेम्ब्रेन अटैक करेंगे, जिसकी बेस पे जो ना उस सेल को जो ना जो भी है उसको लाइसिस तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई है? कंप्लीमेंट मेडिएटेड सिस्टम में क्या होता है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है तो वो हमारे कंप्लीमेंट्री सिस्टम कंप्लीमेंट्री प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी बेस पे वो जाके जो सेल्स हैं उन पे जाके अटैक करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक करते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स का वो बनाते हैं, जिसकी बेस पे क्या होता है कि वो सेल को फाड़ देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड बच्चों वो मैक्रोफेज है जो सीधा सीधा जाके खाना शुरू कर देगा, इधर उधर देखेगा ही नहीं। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों के, बोथ इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी कोऑर्डिनेट टू प्रोटेक्ट द बॉडी। मतलब इसमें इनेट भी और एडाप्टिव इम्यूनिटी दोनों मिलकर क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। सर बट इन जी ट्रांसप्लांट केसेस दे अटैक द ग्राफ्ट। जी जी बोले। सर जी बाहर से जो पैथोजन्स आते हैं ना सर, हम्म, वो सर अंदर CD4 और टी सेल के अलावा किसी और सेल पे अटैक कर सकते हैं क्या? देखें डिफरेंट होते हैं। देखें जैसे आप HIV की बात कर लें, अब उसके केस में स्पेसिफिक था ना मेरे ख्याल से CD8 रिसेप्टर। अब जो HIV है वो उसी रिसेप्टर को ही ढूंढेगा, उसके अलावा नहीं। स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिनके ऊपर वो बाइंड करते हैं और उनको ब्लॉक करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो किसी भी रास्ते से आ जाएगा। अब जैसे हम दरवाजे से जाते हैं ना अंदर, हाँ, चोर भी उसी दरवाजे से आएगा, लेकिन आपको पता है चोर तो फिर दरवाजे भी वो भी तोड़ के आएगा।
दीवारें, लेकिन उसके लिए कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, समझ लें, समझ आई है। तो बच्चे जो आपके क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, वो हमारे रिसेप्टर्स को आके चेंज करता है, ठीक है। हाँ, हमारे सिस्टम को पहले आके चेंज करता है, स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर वो बाइंड करता है। सर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर तो बैक्टीरिया फेज में होते हैं ना सर, सिर्फ? नहीं नहीं, अब CD4 हमें मौजूद नहीं होता, CD8 मौजूद नहीं होता। हम्म, बताया ना, CD4 हम में नहीं है, ये ना सर। है ना, हमारे इम्यून सेल्स वाइट ब्लड सेल्स में है ना, ठीक है। तो ये पैथोजेंस हैं, यहाँ पे भी अभी भी मैंने इसी चीज को देखा है कि पैथोजन गेट अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल ऑन अ हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस, मतलब लॉक एंड की मॉडल के तहत, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं और वहां पे जाके वो चेंजेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चे, आगे है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। ये मेरे ख्याल से वो पेज है, ठीक है, वो बॉक्स है ये, कि द ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आर गिवन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स टू प्रिवेंट द टिश्यू रिजेक्शन, के भाई टिश्यू रिजेक्शन ना हो इसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं। स्फेलोस्पोरिन्स भी मेरे ख्याल से हमने देखा था, कहीं पे पढ़ा था, सिफेलोस्पोरिन्स किडनी में उनको पड़ा दिए था। जाते हैं। हाँ, सिफेलोस्पोरिन्स देते हैं उनको, जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करते हैं और टिश्यू रिजेक्शन को बच्चे मिनिमम करते हैं। These drugs weaken the immune responses for the foreign tissue, के आने वाले टिश्यू के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। However, they also make the person susceptible to the infection, कि भाई जो एक पर्सन है उसको हो सकता है कि जो दूसरे इन्फेक्शन हैं वो भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। अब साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, कि भाई एक तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिसकी बेस पे रिस्क ऑफ डिजीज बढ़ जाता है। और उसके बाद कॉमन साइड इफेक्ट जैसे स्किन रैशेस, इसी तरीके से जो ना एनीमिया, डायरिया, सिप्सिस या सिप्सिस लिम्फोमा, ये ट्यूमर्स, झटके लगना जिसे कहते हैं, और इसी तरीके से हेलुसिनेशन, ल्यूकोपिनिया या हाइपरटेंशन, इस तरह के बच्चे जो डिजीज हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये साइड इफेक्ट कॉमन है इन चीजों के जब आप इन केमिकल्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिप्सिस में भी बच्चे यही होता है कि हमारा जो बॉडी के जो अपने सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन काज कर देते हैं, या उस जो टिश्यू जो एक्सचेंज करते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कि a life threatening emergency where the body extreme responses to an infection damages its own tissues, ठीक है, कि भाई वो जो ऑन टिश्यूज को डैमेज जो करते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी तरीके से जो ना लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोमा किसी स्ट्रक्चर से रेलिवेंट है, ठीक है, कि कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम की कैंसर को लिम्फोमा का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों ये लीकोपिनिया की बात कर लें। लीकोपिनिया क्या है बच्चों? ल्यूकोपिनिया, ठीक है। अब इसमें जो है ना, एक बंदे का जो वाइट ब्लड सेल है, नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, नंबर ऑफ WBC, वो कम हो जाता है। नंबर ऑफ WBC बच्चे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी तरीके से लिम्फोमा में आपने क्या बात की थी कि भाई उस पेशेंट का लिम्फेटिक कैंसर हो सकता है, लीड टू द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक डक्ट से लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। यस सर, सुन रहे पक्की हैं। बात है, पक्की बात है? यस। क्या सुन रहे हैं मुझे बताएं ना आप लोग। हाँ जी, क्या सुन रहे हैं बताएं ना मुझे। तो आप बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बताएं। मैंने क्या बोला है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ बताएं, लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फेटिक, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर हो सकता है। अच्छा, और उसके बाद जो ना ये लिकोपिनिया क्या है? इसमें नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और सिप्सिस भी बच्चे वही चीज़ है कि हमारा जो बॉडी है वो उस इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है और उसको डैमेज करना, किल करना स्टार्ट कर देता है। बट वो आपको पता है इन्फेक्शन नहीं होता, वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो हमारे ट्रांसप्लांटेड आर्गन को डैमेज कर रहा है। जब हमारे ट्रांसप्लांटेड आर्गन को हमारे अपनी सेल्स एज ए इन्फेक्शन समझ के उसको जो है ट्रीट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सिप्सिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी रिस्पॉन्स है, बॉडी रिस्पॉन्स टूवर्ड
ठीक है, टूवर्ड एन इन्फेक्शन। अच्छा, तो ये मतलब साइड इफेक्ट्स बच्चे पॉसिबल है। पेशेंट में फील फैटिग एंड वीकनेस ड्यू टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी की वजह से बंदा फील कर सकता है, थका थका हारा और वीकनेस फील कर सकता है। बस